The Communist Party of India. In the early 1920s, communist groups emerged in different parts of India, taking inspiration from the Bolshevik Revolution in Russia and advocating socialism as the solution to problems affecting the country. तो 1920s में जो कम्युनिस्ट ग्रुप थे वो पूरे भारत में इनके पूरे भारत के जो हिस्से थे विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी थे जो कम्युनिस्ट ग्रुप थे वो उभर कर सामने आए। ये रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे और देश की समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद की राह अपनाने की तरफदारी कर रहे थे। From 1935, the communists worked mainly from within the fold of the Indian National Congress. A parting of ways took place in December 1941 when the communists decided to support the British in their war against Nazi Germany. Unlike other non-Congress parties, the CPI had a well-oiled party machinery and dedicated cadre at the time of independence. However, independence raised different voices in the party. The basic question that troubled the party was the nature of Indian independence. Was India really free or was freedom a shame? तो जो यहाँ पे बोल्शेविकों का मानना था, जो बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे, ऐसे कम्युनिस्टों से, ऐसे जो कम्युनिस्ट लोग थे उनका मानना था कि 1935 से जो साम्यवादी है, मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया था इन्होंने, साम्यवादियों ने। तो कांग्रेस से साम्यवादी 1941 के दिसंबर में अलग हुए थे। इस समय साम्यवादियों ने नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रही ब्रिटेन को समर्थन देने का फैसला किया और जो दूसरे गैर कांग्रेसी पार्टी थी, इसके अलावा उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास आज़ादी के समय से एक सुचारू पार्टी मशीनरी और समर्पित काडर के मौजूद रूप में काम किया। आज़ादी हासिल होने पर इस पार्टी के भीतर कई सवाल उभरे। इस पार्टी के सामने मुख्य सवाल ये था कि आखिर जो आज़ादी देश से को हासिल हुई है वो आज़ादी कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है, कैसी नेचर है उसकी, मतलब कैसी आज़ादी हमें मिली है। कि हिंदुस्तान सचमुच में आज़ाद हुआ है या एक झूठी आज़ादी है, ये उन्होंने सवाल खड़े किए थे वहाँ पे। तो यहाँ पे soon after independence the party thought that the transfer of powers in 1947 was not true independence and encouraged violence uprising in Telangana. The communists failed to generate popular support for their position and were crushed by the armed forces. This forced them to rethink their position. In 1951, the Communist Party abandoned the path of violent revolution and decided to participate in the approaching general elections. In the first general election, CPI won 16 seats and emerged as the largest opposition party. The party's support was more concentrated in Andhra Pradesh, West Bengal, Bihar, and Kerala. Soon after independence, आज़ादी के तुरंत बाद जो भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी था उसका विचार था कि 1947 में सत्ता का जो परिवर्तन हुआ है या सत्ता का जो स्थानांतरण हुआ है वो सच्ची आज़ादी नहीं थी। मतलब भारत की वासियों के लिए वो सच्ची आज़ादी किसी भी तरीके से नहीं कह सकते हम। इस विचार के साथ पार्टी ने तेलंगाना में जाके वहाँ हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दे दिया। साम्यवादी अपनी बात के पक्ष में थे कि अपनी बात को मनवाने के पक्ष में थे कि वो अपनी बात चाहते थे कि जनता का समर्थन हासिल कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वहाँ पे जो सेना थी, भारतीय सेना थी, उन्होंने उसको उनके जो हिंसक आंदोलन को कुचल दिया, दबा दिया उसको। तो मजबूरन क्या हुआ कि इन्हें अपने पक्ष को लेकर दोबारा फिर उसको पुनर्विचार करना पड़ा, रीथिंक करना पड़ा उसको। और 1951 में साम्यवादी पार्टी ने अपनी वॉयलेंट जो रिवोल्यूशन है वो रास्ता छोड़ के, हिंसक क्रांति वाला जो रास्ता छोड़ के
आने वाले आम चुनाव में भाग लेने का फैसला किया। पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जो 16 सीटें जीती और इस तरीके से विपक्षी पार्टी के रूप में सबसे बड़ी पार्टी बन के वो उभरी। इस दल को ज़्यादातर समर्थन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल को मिला था। तो A.K. गोपालन, S.A. डांगी, S.K. डांगी, M.S. नंबूदरीपाद, P.C. जोशी, अजय घोष और P. सुंदरैया were among the noblest leaders of the CPI. The party went through a major split in 1964 following the ideological rift between Soviet Union and China. The pro-Soviet function remained as the CPI while the opponents formed the CPIM. Both these parties continue to exist to this day. तो जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी इसके प्रमुख नेता थे A.K. गोपालन, S.K. डांगी, अजय घोष, P. सुंदरैया तो इत्यादि इसके नेता थे। द पार्टी वेंट थ्रू ए मेजर स्प्लिट इन 1964। ये पार्टी 1964 में एक बड़ा बिखराव आ गया, एक पार्टी जो टूट गई। तो सोवियत जो संघ था, द पार्टी वेंट थ्रू ए मेजर स्प्लिट इन फॉलोइंग द आइडियोलॉजिकल रिफ्ट बिटवीन सोवियत यूनियन एंड चाइना। जो सोवियत संघ और चीन में एक विचार आया था नया, तो विचारधारा को ठीक मानने वाले थे जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, जबकि इसका विरोध करने वाले थे जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी या CPI में चले गए। तो ये दोनों दल आज भी हमारे राजनीतिक दलों में यहाँ पे शुमार हैं। ये दल आज भी यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पे जो गोपालन, A.K. गोपालन का नाम दिया गया है, ये क्या थे कि A.K. गोपालन 1904 to 1977 communist leader from Kerala, worked as a Congress worker initially, joined the Communist Party in 1939. After the split, the Communist Party in 1964 joined the CPIM and worked for strengthening the party, respected as a parliamentarian member of parliament from 1952। तो एक केरल के कम्युनिस्ट नेता हैं। राजनीतिक जीवन का जो आरंभ हुआ था इनका, वो कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस वर्कर के रूप में हुआ और 1939 में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। फिर 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी का जो वहाँ पे स्प्लिट हुआ, तो विभाजन हो गया, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी में ये शामिल हो गए। और फिर उसके बाद पार्टी की मजबूती के लिए इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। सांसद के रूप में विशेष जो इनको प्रसिद्धि 1952 के पार्लियामेंट में इनको मिली है। Some of these are like the Congress Socialist Party, later separated from the Congress and became opposition parties. Despite differences regarding the methods, specific programs and policies, the party managed to contain, if not resolve, differences and build a consensus. इस प्रकार हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं थी, बल्कि इसके अंदर कई पार्टियाँ थी, कई विचारधाराओं के लोग थे, अलग अलग संगठन के लोग थे, अलग अलग धर्म के लोग थे, जातियों के लोग थे। कांग्रेस ने अपने अंदर विविधता को समेट रखा था। भारत के हर कोने से जो नागरिक है, वो नेता है, वो इसमें समाहित था, चाहे वो छोटे तबके का है, गरीब है, या फिर वो माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक है, या वो मेजॉरिटी में है, किसी भी धर्म से है, किसी कम्युनिटी से है, किसी संप्रदाय विशेष से है। तो सब धर्म के लोगों को इसने सजो रखा था। उसी प्रकार से हर प्रकार की जो पार्टीज होती हैं, हर प्रकार की जो पार्टी थी उसमें जो मौजूद थी, सब पार्टी की विचारधाराओं के लोग इसमें शामिल थे। तो कांग्रेस कभी भी अपनी विचारधारा नहीं, बल्कि एक मिली जुली विचारधाराओं के लोग इसमें थे। इसी वजह से पॉपुलर पार्टी थी और इसके कोई विरोधी पार्टी इतनी जल्दी से नहीं खड़े हो पाए। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो यहाँ पे जैसे
सम ऑफ दीज लाइक द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी लेटर सेपरेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। अब जो इसमें से कुछ जो पार्टी थी जैसे कांग्रेस पार्टी में, तो ये अलग हो गई फिर कांग्रेस पार्टी से। यही दल कुछ आने समय, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, एक अपना खुद का संविधान था पार्टी का, जिसमें पार्टी ने स्पष्ट डिक्लेयर कर दिया था कि यहाँ पे दोहरी सदस्यता वो किसी भी पार्टी मेंबर को नहीं देंगे। ये कि भाई वो कांग्रेस पार्टी का भी मेंबर रहे और साथ में दूसरी जो पार्टीज़ हैं, उनकी लोकल पार्टीज़ हैं या फिर कोई नेशनल पार्टी हैं, उनकी सदस्यता भी। तो ये क्लियर करना था सब विचारधाराओं के लोगों को, सब पार्टी के लोगों को कि भाई वो नेता के रूप में किस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं। यदि आप कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको दूसरी पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ेगा, ऐसा। तो इस तरीके से बहुत सारे जो दल थे, विपक्षी दल बन गए, बहुत सारे नेताओं ने अलग अलग से दल बना लिए। तो किसी खास पद्धति, कार्यक्रम या नीति को लेकर जो मतभेद थे कांग्रेस पार्टी में, वो जो नहीं सुलझा पाए, तो क्या करें ऐसे में। तो ये अगर वो सुलझा पाते तो ये सभी चीज़ें उनको आपस में मिलाए रखती थी और एक आम सहमति वहाँ पे कायम कर ली जाती थी। तो इसके बाद है टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फंक्शंस। गुटों में जो तालमेल है और उनमें टॉलरेंस की भावना है, जो सहनशीलता है, उसका यहाँ पे जिक्र किया गया इस पॉइंट में। किस प्रकार से कि गुट थे जो कांग्रेस के अंदर, बहुत सारे जो लोग थे, नेता थे, उनके एक दल थे और वो किसी विषय विशेष या जो कोई उनका इंटरेस्ट था, उनकी रुचि थी, ऐसे विषयों को लेकर अपने गुट बना लेते, जो सरकार पे दबाव डालते थे किसी विशेष कार्य को करने के लिए। अपने जहाँ से वो चुन कर आए, इलेक्ट होके आए हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे कांग्रेस में गुट बन गए थे। अब ये गुट अच्छे थे बुरे, ये तो पढ़ने पर ही पता चलेगा। चलो देखिए, एक बार पढ़ते हैं इसको। दिस coalition-like character of the Congress gave it an unusual strength. Firstly, a coalition accommodates all those who join it. Therefore, it has to avoid any extreme position and strike a balance on almost all issues. Compromise and inclusiveness are the hallmarks of a coalition. This strategy put the opposition in a difficulty. Anything that the opposition wanted to say would also find a place in the program and ideology of the Congress. Secondly, in a party that has the nature of coalition, there is a greater tolerance or internal differences and ambitions of various groups, and leaders are accommodated. The Congress did both these things during the freedom struggle and continued doing this even after independence. That is why even after a group was not happy with the position of the party or with its share of power, it would remain inside the party and fight the other groups rather than leaving the party and becoming an opposition. This coalition-like character of the Congress gave it an unusual strength. कांग्रेस का जो ये कोलिशन का करैक्टर है, गठबंधन का स्वभाव है, उसने उसको एक ऐसा धारण सी ताकत दी, अनयूजुअल स्ट्रेंथ उसको दी। पहली बात तो यह थी कि जो भी आए गठबंधन, कोलिशन उसे अपने में शामिल कर लेता है। इस कारण जो कोलिशन है उसको, उसका एक्सट्रीम जो रुख था, एक्सट्रीम पोजीशन थी जो उसकी, अतिवादी रुख, उसको अपनाने से बचना होता है और हर मसले पर संतुलन को साध कर चलना पड़ता है, बैलेंस को लेकर चलना पड़ता है, सुलह समझौते के रास्ते पर चलना और सभी को उसमें स्थान देना, यही गठबंधन की एक विशेषता होती है। पार्टी के अंदर सभी की विचारों को स्थान देना, सभी को स्थान देना, तो यही एक कोलिशन की जो करैक्टरिस्टिक होती है। इस स्ट्रेटजी की वजह से जो अपोजिशन था वो बड़ी डिफ़िकल्टी में था, क्योंकि वो अपोजिशन के वहाँ पे पाँव नहीं लग रहे थे,
क्योंकि कांग्रेस है वो विभिन्नताओं को लेकर चलती थी, मतभेदों को लेकर चलती थी, और मतभेदों को के बीच में तालमेल बिठा के सब व्यक्तियों को, सब नेताओं को इकट्ठा रखने की उसको नीति का पता था कैसे वो कर सकती है। विपक्ष कोई बात कहना चाहे अपोजिशन, तो कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम में उसे तुरंत जगह मिल जाती थी उसके। तो दूसरे, अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधन का है, कोलिशन बनाने का, तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर उसमें सहनशीलता भी ज़्यादा होती थी। तो जो डिफरेंट ग्रुप्स थे या लीडर्स थे तो उनमें भी जो मतभेद थे उसमें भी सहनशीलता ज़्यादा होती थी। तो जैसे महत्वाकांक्षी नेता भी हो सकते हैं, वहाँ पे समूह भी महत्वाकांक्षी थे, तो उनकी महत्वाकांक्षों को उसमें समाहित किया जाता था, मान लिया जाता था। तो कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान इन सब बातों को भलीभांति देख रखा था और सोच समझ रखा था। आज़ादी मिलने के बाद भी वो ये बात है कि उसने इन चीज़ों को छोड़ा नहीं, उन्होंने इन चीज़ों पे अमल करना जारी रखा। अगर कोई ग्रुप, पार्टी विशेष है, उसके रुख से या जो पावर में है वो ग्रुप है या जो व्यक्ति विशेष है या जो नेता है, उसे प्राप्त अपने हिस्से से, अपने हिस्से की जो वहाँ पे पावर उनको पार्टी में मिली थी, अगर उससे वो संतुष्ट नहीं था या वो खुश नहीं था, नाखुश थे, तो भी वो पार्टी में बना रहता था। क्योंकि पार्टी को छोड़कर विपक्षी की भूमिका अपनाने से तो ज़्यादा अच्छा कांग्रेस में पार्टी बनानी अच्छा है, क्योंकि विपक्षी की वहाँ पे कोई ज़्यादा पावर नहीं थी उस समय। विपक्ष इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता था, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही विपक्ष था। और ये ऐसा जो एक कमाल का जो कॉम्बिनेशन वहाँ पे देखने को मिलता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, उसमें पार्टी में ऐसा होता था। तो अपनी भूमिका को सब अच्छे तरीके से जानते थे, सब नेता हैं, और उसकी जगह पार्टी में ही बनी रहती थी। और वो कभी कोई नेता ये नहीं चाहता था कि मैं पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाऊं, और इस तरीके से फिर लड़ने से, अगर बाहर से लड़ने के बजाय पार्टी के अंदर ही बैठ के लड़ा जाए तो उसको वो बेहतर मानता था। These groups inside the party are called factions. The coalitional nature of the Congress party tolerated and in fact encouraged various functions. Some of these factions were based on ideological considerations, but very often these factions were rooted in personal ambitions and rivalries. Instead of being a weakness, internal factionalism became a strength of the Congress. Since there was a room within the party for various factions to fight with each other, it meant that leaders representing different interests and ideologies remained within the Congress rather than go out and form a new party. तो पार्टी के अंदर जो विभिन्न जो कोलिशन थे या जो गुट थे वो कहे जाते थे, जो पार्टी के अंदर है विभिन्न प्रकार के जो कोलिशन थे, समूह थे, उनको हम गुट कहते थे। मोस्ट ऑफ द स्टेट यूनिट्स ऑफ कांग्रेस वर मेड ऑफ नंबरस फैक्शंस में गुट थे। वो अपनी जो फैक्शंस टुक डिफरेंट आइडियोलॉजीज पोजीशन, मेकिंग द कांग्रेस अपीयर ए ग्रांड सेंट्रिस्ट पार्टी। अपने गठबंधनी स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी, और इस स्वभाव से जो अलग अलग गुट थे उनको भी बढ़ावा मिलता था उसके, वो भी आगे सोचे थे बढ़ने की, उनको जगह मिलती थी। कांग्रेस के जो विभिन्न फैक्शंस थे उनमें विचार है वो विचार एक दूसरे से मिलकर बने थे, वही वजह बने थे उसकी आगे।
उनकी अपलिफ्टमेंट की, पार्टी के ऊपर उभरने की। लेकिन अक्सर जो देखा गया कि गुटों के बढ़ने से व्यक्ति है उसकी अपने खुद की महत्वाकांक्षा है, वो जो पीछे वह व्यक्ति है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और जो कंपटीशन की भावना है वो भी काम करती है कि वो आगे बढ़े, आगे निकलें। ऐसे में जो अंदर की जो गुटबाजी थी कांग्रेस की, वो कमजोरी बनने के बजाय उसकी ताकत बन गई। पार्टी के भीतर लगभग गुट थे जो आपस में आपसी ओढ़ के लिए गुंजाइश थी उनमें कि एक कॉम्पिटिट करे एक दूसरे को, इसीलिए वो विभिन्न हितों और विचारधाराओं की अपने नुमाइंदगी कर रहे थे, नेता जो नुमाइंदगी कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस के अंदर ही बने रहे। पार्टी से बाहर निकलकर नई पार्टी बनाने से बेहतरीन उन्होंने यही समझा कि वो पार्टी के अंदर ही रहें, और कांग्रेस की अधिकतर जो यही सोच रही है वहाँ पे। कांग्रेस जो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टेट यूनिट्स ऑफ द कांग्रेस वर मेड ऑफ numerous factions. The factions took different ideological position, making the Congress appear as a grand centralist party. जो कांग्रेस है, कांग्रेस की अधिकतर जो इकाइयाँ थी, यूनिट थी, स्टेट यूनिट्स थी, प्रांतीय या फिर राज्य इकाइयाँ थी, वो विभिन्न गुटों को मिलाकर ही बनी थी। ये गुट अलग अलग विचारधारा का रुख अपनाते थे। कांग्रेस एक बाहरी भरकम मध्यवर्गीय पार्टी के रूप में उभरकर सामने आती थी, और जो दूसरी पार्टियां थी जिनमें मुख्यतः कांग्रेस के इस या उस गुट को प्रभावित करने की कोशिश भी करती थी, एक दूसरे गुटों को। इस तरीके से बाकी जो पार्टियां वो एक तरफ पड़ी हुई थी, उसको नीतियों को और फैसलों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने की कोशिश करती थी, लेकिन ये पार्टियां सत्ता के वास्तविक इस्तेमाल नहीं कर पाती थी, उससे तो बहुत दूर थी। तो शासक दल है, इसके पास कोई विकल्प नहीं था, कोई अल्टरनेट नहीं था। इसके बावजूद भी जो विपक्षी पार्टियां थी लगातार कांग्रेस की आलोचना करने की कोशिश करती रहती थी, आलोचना करती थी, उस पर दबाव डालती थी और इस तरीके से उसे प्रभावित करने की कोशिश करती थी। तो गुटों की इस तरीके से मौजूदगी होना शासक दल में, और इस तरीके से उनके बीच में एक संतुलन है, संतुलन बनाए रखने की भी कोशिशें होती रहती थी, संतुलन बनाए रखे पार्टी में। तो इस तरह राजनीतिक ओर कांग्रेस के भीतर चलती ही रहती थी। अगर इस तरीके से देखें तो चुनावी जो कंपटीशन था उनके पहले दशक में कांग्रेस के शासक हैं वो पूरे भूमिका उन्होंने निभाई, और विपक्ष में भी काफ़ी वहाँ पे अपनी भूमिका निभाई है। फर्स्ट इलेक्शंस में हम देखते हैं तो कांग्रेस जो भारतीय राजनीति में एक कह सकते हैं हम ये कांग्रेस का युग था, कांग्रेस सिस्टम था और कांग्रेसी युग था। एमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज, विपक्षी जो पार्टी हैं उनका जन्म लेना, उनका निकलना, उनका आना, सामने आना। एज वी हैव नोटेड अबव, it is not that India did not have opposition parties during this period. As we have noted above, it is not that India did not have opposition parties during this period. While discussing the results of the elections, we have already come across the names of many parties other than the Congress. Even then, India had a large number of diverse and vibrant opposition parties than many other multi-party democracies. Some of these had come into being even before the first general election of 1952. Some of these parties played an important part in the politics of the country in the 16th and 17th. The roots of almost all the non-Congress parties of today can be traced to one or the other of the opposition parties of the 1950s. तो जैसा हमें पता है चुनाव परिणामों के अगर बारे में हम देखें तो कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नाम भी वहाँ पे आए हैं इलेक्शंस में, वाइल डिस्कसिंग द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन। तो यहाँ पे वाइल डिस्कसिंग द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस द नेम्स ऑफ मैनी अदर पार्टीज रेदर देन कांग्रेस, अदर देन कांग्रेस।
Even then, India had a large number of diverse and vibrant opposition parties than many other multi-party democracies. तो उस समय क्या था, वहाँ पे बहुदल थे, लोकतंत्र वाले अनेक अन्य देशों की तुलना में उस वक्त भारत में भी बहुत अलग अलग जो पार्टियाँ वो देखने को मिली हैं। इनमें से कई पार्टियाँ हैं जो 1952 के आम चुनाव से कहीं पहले ही बनी हुई हैं। इनमें से कुछ 60 और 70 16th और 17th के दशक में बनी हैं। तो देश ने ये देखा कि किस प्रकार से इन पार्टियों ने अपनी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी लगभग सभी जितने भी गैर कांग्रेसी पार्टियां हैं उनकी जड़ें 1950s के दशक की ही हैं। जो देखी जाए 1950 के ऑलराउंड ही वो बनी हुई हैं। किसी न किसी पार्टी की जो आज मौजूद पार्टी हम देखते हैं इसकी जड़ उन्हीं के इर्द गिर्द हमें दिखेगी। जो स्वतंत्रता के साथ इर्द गिर्द जो लगने वाले वर्ष थे उनमें जो पार्टियां बनी हैं। ऑल दीज opposition parties succeed in gaining only a token representation in the Lok Sabha and state assemblies during this period, yet their presence all played a crucial role in maintaining the democratic character of the system. These parties offered a sustained and often principled criticism of the policies and practices of the Congress party. This kept the ruling party under check and often changed the balance of power within the Congress by keeping democratic political alternative alive. These parties prevented the resentment with the system from turning anti-democratic. These parties also groomed the leaders who were to play a crucial role in the shaping of our country. Most of the state all these opposition parties succeeded in gaining only a token representation in the Lok Sabha and state assemblies during this period. तो हम देखते हैं कि जो ये पार्टी थी 1950 के ऑलराउंड जो बनी थी, इन सभी विपक्षी दलों को, इन जो ओपोजिशन जो पार्टीज थी, इनको लोकसभा में या विधानसभा में कहने भर के लिए ही जो रिप्रेजेंटेशन मिला था, रिप्रेजेंटेशन इनको मिला था, एक टोकन रिप्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं, कहने भर के लिए ही इनको प्रतिनिधित्व मिला था। फिर भी इन दलों की मौजूदगी ने हमारी जो शासन व्यवस्था है, हमारे जो रूलिंग सिस्टम है, उसका जो डेमोक्रेटिक फॉर्म है उसको मेंटेन करने में, उसको बनाए में बड़ा ही अहम रोल है इसका, वो रहा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है। इन दलों ने, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों को, उसके व्यवहारों को सुनिश्चित किया, उसकी आलोचना की, उसके कार्यों को बताया, उसके सामने रखा। इस आलोचना में हमेशा प्रिंसिपल्ड क्रिटिसिज्म था, यानी कि इन सिद्धांतों में सिद्धांतिक जो आलोचना की जाती थी। आजकल की तरह नहीं कि जिस तरीके से आजकल तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप देखते हैं, संसद एक जो जैसे ड्रामा बन गया है, जैसे आप देखते हैं जो हर दिन टीवी पे डिबेट्स आते हैं, किस तरीके से हम देखते हैं वहाँ पे इतना पॉलिटिकल ड्रामा है। उस समय जो राजनीति जो विपक्षी पार्टी थी, अपोजिशन था, वो जो रूलिंग पार्टी का बड़ा सम्मान करता था और रूलिंग पार्टी भी जो अपोजिशन की बातों को बड़े शांत तरीके से सुनती थी, और जो वो परिवर्तन चाहते थे, जो सुधार चाहते थे, उनके लिए उनकी बातों को माना जाता था। जो उचित बातें थी, उनको व्यवहारिक बातें थी, वो लगती थी, वो करते थे। तो कांग्रेस पार्टी की जो नीतियाँ थी उनको व्यवहारों को सुनिश्चित करती थी ये जो पार्टियाँ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शासन दल पर जो अंकुश लगा रखा था इन्होंने, अपोजिशन ने, और जो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एक शक्ति संतुलन है वो बना रहा। उसने भी कोई मतलब अलग से उसमें देखा कि शक्ति जो उसका दुरुपयोग उन्होंने नहीं करने दिया, और ऐसा करके इन दलों ने
एक लोकतंत्री विरोधी पार्टी बनने से रोका है कांग्रेस को, कि लोकतंत्र का विरोध ही ना, क्योंकि वो नेता तो चले जाने थे, नए नेता आने थे, पार्टी है चलती रहती है, नीतियां हैं वही हैं, वो बदली हैं। व्यक्ति राजनीति में कभी एक चीज़ नहीं है कि बुरे व्यक्ति को हम कैसे रोकें, कैसे उसकी पहचान हो। तो इस तरीके से वो लोकतंत्र विरोधी बनने से इन पार्टियों को अपोजिशन ने हमेशा रोका है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है अपोजिशन का। तो इन्होंने ऐसे नेता तैयार हुए अपोजिशन पार्टी में, जैसे आजकल हम देखते हैं अपनी अपोजिशन पार्टी जो कांग्रेस की सबसे बड़ी वो बीजेपी है। बीजेपी आज रूलिंग पार्टी है, और ऐसे ऐसे नेता इन्होंने तैयार किए जिन्होंने पूरे भारत की तस्वीर है वो बदल दी है। जैसे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़े अहम जो कदम उठाए हैं, 370 आर्टिकल का खात्मा, राम मंदिर का फैसला लेना, तो और जैसे बहुत सारे जनता को इन्होंने अपने लेके साथ चले। ये नहीं है कि मुस्लिमों के लिए भी बहुत अच्छे काम किए हैं। तो अब जो पहले वाला जो सिस्टम था उसमें जैसे लग रहा था कि सुधार नहीं हो सकता भारत के साथ, भारत का कभी जैसे टेररिज्म पे इन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पे लगाम लगाई, कोशिश की है, लेकिन आज भय है आतंकवादियों के मन में भी। तो ये काफ़ी जो हमारे देश की तस्वीर है वो बदली है, और इसको संभालने में अपोजिशन पार्टी जो पहले थी, अब वो रूलिंग पार्टी, इन्होंने जो वायदे किए थे उनको पूरा किया है। ऑल दीज अपोजिशन पार्टीज सक्सीडेड इन गेनिंग ओनली ए टोकन रिप्रेजेंट, ये हो गया हमारा। These parties prevented the resentment with the system from turning anti-democratic. These parties also groomed the leaders who were to play a crucial role in the shaping of our country. Next है जो in the early years there was a lot of mutual respect between the leaders of the Congress and those of the opposition. द इंटरियम गवर्नमेंट मीन्स वो जो राजनेता थे जिन्होंने संघर्ष प्राप्त करके देश की आज़ादी प्राप्त की, और फिर जब तक लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा हमारे देश का शासन नहीं चला गया तब तक इन्होंने भारत का शासन चलाया, क्योंकि जनता का इनमें विश्वास था, और ये प्रतिनिधि से भी ज़्यादा ही थे उस समय, ऐसा कहा जा सकता है। इन द अर्ली ईयर्स देयर वॉज In the early years, there was a lot of mutual respect between the leaders of the Congress and those of the opposition. तो यहाँ पे देखने में आया कि जो शुरू के वर्ष थे, जो रूलिंग पार्टी थी और अपोजिशन पार्टी थी, दोनों पार्टीज़ के जो नेता थे, लीडर्स थे, वो एक दूसरे के प्रति रिगार्ड था, बड़ा रिस्पेक्टफुल थे। तो बड़े ध्यान से उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप बोल सकते, म्यूचुअल उनका परस्पर जो रिस्पेक्ट था, और वो एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते थे। द इंटरियम गवर्नमेंट दैट रूल्ड द कंट्री आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंक्लूडेड अपोजिशन लीडर्स लाइक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड श्याम प्रसाद मुखर्जी इन द कैबिनेट. Jawaharlal Nehru often referred to his fondness for the Socialist Party and invited socialist leaders like Jayaprakash Narayan to join his government. This kind of personal relationship with and respect for political adversaries declined after the party competition grew more intense. तो किस प्रकार स्कीम के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी, जहाँ पे यहाँ देखते हैं जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, ये अपोजिशन के लीडर थे, फिर भी इनको कैबिनेट में स्थान दिया गया था, कैबिनेट मिनिस्टर इनको बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो कैबिनेट आज क्या है, आज ऐसे कैबिनेट किसको बनाते हैं, जो रूलिंग पार्टी है वो अपने ही नेताओं को या अपने ही पार्टी से आए जनता के प्रतिनिधियों को कैबिनेट में स्थान देती है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जैसे लीडर्स थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं या श्याम प्रसाद मुखर्जी हैं, या फिर जैसे जयप्रकाश नारायण है जो सोशलिस्ट पार्टी के थे,
तो इनको भी नेहरू जी ने कैबिनेट में स्थान दिया। और वो जयप्रकाश नारायण जी को ये बोलते थे कि आप कांग्रेस में आ जाओ, और बड़े ही इनको इनवाइट करते थे। हालांकि इनके बीच में क्या था, हमेशा अपोजिशन थे, अपोजिशन पार्टी थे, क्योंकि जो हमेशा से ही जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो नेहरू के और गांधी जी के आलोचक रहे, और हमेशा इन पर आरोप लगाते थे कि जो अनुसूचित जातियां हैं उनके उत्थान के लिए कार्य नहीं करते, उनको हमेशा इग्नोर करते, अनदेखा करते हैं। तो इस तरीके की बातें हैं। जो जयप्रकाश नारायण हैं वो सोशलिस्ट पार्टी के प्रिंसिपल्स पर रहने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन जो सोशलिस्ट पार्टी है या उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, इसको भी कांग्रेस पार्टी ने अपने अंदर समाहित किया है, कांग्रेस पार्टी ने उसको भी अपने अंदर लिया है। तो ये तो चीज़ें वहाँ पे देखने की हमें मिलती हैं। तो शुरुआती दौर में हमें देखा था कि कांग्रेस और विपक्षी दल है उनके बीच में एक दूसरे प्रति बड़ा सम्मान का भाव था। स्वतंत्रता की घोषणा हो गई और उसके बाद जो सरकार बनी, अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट बनी, तो उसने देश का शासन संभाला। इसके बाद जो मंत्रिमंडल में आए हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, या जयप्रकाश नारायण जी, इनको हमने कैबिनेट में जगह दी। तो जवाहरलाल नेहरू है, हमेशा वो सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपना प्यार है वो बताते थे कि कितना वो उसके प्रिंसिपल्स हैं, नियमों से, उनके सिद्धांतों से कितना वो लगन रखते हैं, उनके प्रति कितना आदर भाव है उनका। तो हमेशा ही बड़ा अपने प्यार का इजहार वहाँ पे वो करते थे। तो जहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी है जो सोशलिस्ट पार्टी में थे, तो उन्होंने कई बार उनको इनवाइट किया कि आप कांग्रेस पार्टी में आ जाइए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं उस पार्टी के, वो सारे के सारे वो हैं। तो राजनीतिक वहाँ पे प्रतिद्वंदता तो थी, लेकिन एक निजी रिश्ता वहाँ पे, एक देश प्रेम के प्रति जो उनका एक दूसरे प्रति सम्मान था, वो भाव है, वो हमेशा दिखाई देता था कि ये भाई अपने दल की भावनाओं को पीछे छोड़कर अपने पारस्परिक प्रेम से, देश प्रेम से भी जुड़े हुए लोग हैं। तो ऐसा अनूठा आनंद आता है वहाँ पे। दिस इज द फर्स्ट फेज दिस first phase of democratic politics in our country was quite unique. The inclusive character of the national movement led by Congress enabled it to attack different sections, groups and interests, making it a broad-based social and ideological coalition. The key role of Congress in the freedom struggle thus gave it a head start over others, as the ability of Congress to accommodate all interests and all aspirants for political power steadily declined. Other political parties started gaining greater significance. Thus, Congress dominance constitutes only one phase in the politics of the country. We shall come to other phases in later parts of this textbook. Thus, this first phase of democratic politics in our country was quite unique. इस तरह से हम देखते हैं कि लोकतंत्र की ये राजनीति थी, जिसका पहला जो चरण था, पहला दौर था, वो वाकई में पूर्णतः अद्वितीय था। और जो नेशनल मूवमेंट थे, उनका जो चरित्र था, उनका जो करैक्टर था, इंक्लूसिव था, वो बड़ा एक ही था, उन जैसा दूसरा नहीं हो सकता। द इंक्लूसिव करैक्टर ऑफ national movement led by Congress enabled it to attract different sections, groups and interest, making it a broad based social and ideological coalition. और इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन का ये जो चरित्र था इसने कांग्रेस के प्रति जो विभिन्न समूह थे, वर्ग थे, या अपने अपने हितों के में लगे हुए लोग थे, उन सभी को कांग्रेस की तरफ आकर्षित किया।
मेकिंग इट ए ब्रॉड बेस्ड सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन, और इसको एक बड़ा गठबंधन, व्यापक गठबंधन के रूप में इसको उभारा कांग्रेस को। The key role of the Congress in the freedom struggle thus gave it a head start over others। जो इस प्रकार से जो कांग्रेस का जो एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो तो उसमें भूमिका इसने बहुत मुख्य भूमिका इसने निभाई थी कांग्रेस ने आज़ादी में, और इस कारण कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की बजाय हमेशा ज़्यादा बढ़त मिली हुई थी हर पार्टी से। और कोई भी व्यक्ति था जिसको राजनीति में जाना था या फिर इस तरीके की इसके अंदर लालसा थी, हर व्यक्ति कोई भी हो या कोई भी समूह हो, तो अपने अंदर हमेशा एक भावना रखता था कि कैसे न कैसे बस कांग्रेस पार्टी में सेवा के मौका उसको मिल जाए। अपने अंदर इस तरीके की बात को समाहित करके कांग्रेस ने हमेशा, जैसे अब धीरे धीरे जब निजी स्वार्थों में जब ज़्यादा कांग्रेस चले गई, ऐसे ऐसे लोग इसके अंदर आने लग गए, तो क्या हुआ, अब राजनीतिक दलों जो दूसरे दल थे उनको स्थान मिलना शुरू हो गया, उन दलों को महत्व मिलना शुरू हो गया, और इस तरह कांग्रेस है, इसका प्रभुत्व है, इसकी जो पावर है लोगों के मनों पर जो ये छाई हुई थी, उसका एक दौर रहा। और उस दौर के गुजर जाने के बाद फिर जैसे लोग आएंगे ऐसी पार्टी बनेगी। तो पहले तो ये सभी को साथ, सबके साथ, सबका विकास और सभी से मिलजुल के बनी हुई पार्टी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। तो बाकी जो आगे देश में हमें जो चैलेंजेस थे, वी शैल कम टू अदर फेजेस इन लेटर पार्ट्स ऑफ दिस टेक्स्ट बुक, अदर चैलेंजेस है वो हम बाद में उसके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो हमारे बचे हुए पार्ट हैं इनको हम कर लेते हैं कॉर्नर में। तो यहाँ पे श्याम प्रसाद मुखर्जी 1901-1953, लीडर ऑफ हिंदू महासभा, फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ, मिनिस्टर इन नेहरूज फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, रिजाइंड इन 1950 ड्यू टू differences over relations with Pakistan, member of Constituent Assembly and later the first Lok Sabha, was opposed to India's policy of autonomy to Jammu and Kashmir, arrested during Jansangh allegation against Kashmir policy, died during डिटेंशन के दौरान हिरासत में इनकी जो डेथ हो गई थी। तो ये हिंदू महासभा थी, जो हिंदू महासभा के नेता हैं, और भारतीय जनसंघ जो पार्टी उसकी संस्थापक रही है। स्वतंत्रता के बाद ये नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में ही मंत्री पद इनको मिल गया था, और पाकिस्तान के साथ इनके उस समय जो संबंध थे उनको चर्चा में लेकर काफ़ी मतभेदों में रहे। इसी वजह से इन्होंने 1950 में जो अपना रिजाइन कर दिया था, इस्तीफ़ा दे दिया था, और संविधान सभा के सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य ही रहे। तो ये कश्मीर को ऑटोनॉमी देने के पक्ष, स्वायत्तता देने के पक्ष में थे, नहीं ये पक्ष में नहीं, खिलाफ थे कि कश्मीर को किसी भी तरीके से स्वायत्तता नहीं देनी चाहिए। ये 370 जो आर्टिकल है इसके विरोधी थे। कश्मीर की जो नीति थी उस पर ये जनसंघ ने एक बार आंदोलन किया था, उस आंदोलन के दौरान ये गिरफ्तार हो गए, और गिरफ्तारी के बाद जो उसी समय इनकी मृत्यु हो गई, ये देश के नाम पर शहीद हो गए। तो आगे जो क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चन आंसर से पहले थोड़ा बहुत जो हमारा छूट गया है बीच में, हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ये पिक्चर है, इसको हम जिक्र कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस पिक्चर में तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहले हैं हमारे, ये 1948 की है, नेहरूज कैबिनेट आफ्टर द स्वीरिंग इन द चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एज ए गवर्नर जनरल इन 1948, सीटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये जो राजगोपालाचार्य है, इन्होंने गवर्नर पद की जो शपथ ली थी उस दौरान, ये पूरी मंत्रिमंडल है, बैठक है, ये वहाँ पे ये सभी लोग हैं। तो यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट यहाँ पे दिए गए हैं। लेफ़्ट टू राइट क्या है?
रफ़ी अहमद किदवई, यहाँ पे रफ़ी अहमद किदवई है, यहाँ पे रफ़ी अहमद किदवई। और इसके बाद जो बैठे हैं हमारे बलदेव सिंह, ये बलदेव सिंह हैं। उसके बाद मौलाना आज़ाद हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नेहरू जी हैं। उसके बाद चक्रवर्ती गोपालाचार्य हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजकुमारी अमृत हैं, ये अमृत कौर प्रिंसेस है जो, ठीक है। तो इसके बाद है जॉन मैथाई और फिर जगजीवन राम। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं। और इसके ऊपर की जो रो में हैं वो कौन है, यहाँ पे देख लीजिए एक बार। ऊपर जो श्री गाडगिल जी हैं, मिस्टर गाडगिल, श्री गाडगिल जी हैं। कहाँ पे, ये रहे श्री गाडगिल। श्री गाडगिल जी हैं। और इसके बाद हैं श्री नियोगी जी हैं, फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, मैं नेम रीड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे श्री अम्बेडकर जी हैं। उसके बाद श्यामा प्रसाद जी हैं, ये हमारे मिस्टर श्यामा प्रकाश मुखर्जी। एंड देन श्यामा, ये हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गोपाल कृष्ण स्वामी। और आफ्टर इट जयराम दौलत राम जी। इस तरीके से उस समय की कैबिनेट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कई ऐसे नेता हैं, ये इनमें से हम कई चेहरे ऐसे हैं जो नेहरू के मंत्रिमंडल में हैं, बट ये डिफरेंट पार्टीज से थे, लेकिन कैबिनेट फिर भी कैबिनेट में इनको स्थान मिला। आज कोई ऐसा होता है कि जो रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी के लोगों को कैबिनेट में जगह देनी, आज तो आपको पता ही है बुरा हाल है। काफ़ी राजनीतिक परंपराएं हैं, संस्कृति आचार है, वो बदल चुके हैं। तो इसके बाद हमने जो छोड़ दी हैं वो चीज़ें हम करें। तो ये एक बार कोटेशन है जो इनकी पढ़ देना, जवाहरलाल नेहरू ने इन ए लेटर टू राजा जी आफ्टर द इलेक्शन ऑफ टंडन एज कांग्रेस प्रेसिडेंट अंगेस्ट हिज विशेज। जो टंडन है उनकी विशेज के अंगेस्ट जो वहाँ पे इलेक्शन जीता उन्होंने, प्रेसिडेंट बन गए, कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो इसके बारे में इन्होंने, ये वो लेटर है, उसकी कुछ लाइनें। और इसके बाद अगर कुछ छूटा है तो ये यहाँ पे देख लीजिए। स्वराज पार्टी शायद हम कर चुके हैं, स्वराज पार्टी को शायद स्वराज पार्टी स्वतंत्र पार्टी है ये, स्वतंत्र पार्टी was formed in August 1959 after the Nagpur resolution of the Congress, which called for land ceilings, take over the food grain trade by the state and adoption of cooperative farming. The party was led by congressmen like C. Rajagopalachari, K. Munshi, N.G. Ranga, and Minu Mansi. The party stood out from the others in terms of its position on economic issues. तो ये अलग विचार थे इनके बिल्कुल। तो यहाँ पे जो 1959 में ये बताया गया कि 1959 में ये जो पार्टी है, तो ये 1915 में अगस्त में एक पार्टी के रूप में ये आई थी। और इस पार्टी में जो लीडर थे सी राजगोपालाचार्य थे और के मुंशी थे, जी एन रंगा, मीनू मसानी जी। तो ये सारे के सारे क्या थे, कांग्रेस में पुराने नेता रहे थे ये सभी। तो केवल ये पार्टी है इस तरीके से पावर में आई थी कि जो इकोनॉमिक जो इश्यूज़ थे तो उनके ये डिफरेंट व्यूज़ थे। आर्थिक मुद्दों पर, मसलों पर ये बिल्कुल अलग थे और ये इस तरीके से पार्टी दूसरी पार्टियों से बिल्कुल अलग थी। तो ये क्या चाहते थे, वैसे भी इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है अब। द स्वतंत्रता पार्टी वांटेड द गवर्नमेंट टू बी लेस इन्वॉल्व्ड इन कंट्रोलिंग द इकोनॉमी। हाँ, आर्थिक मुद्दों पर पार्टी है जो कम से कम, जो सरकार है वो कम से कम हस्तक्षेप करे, यानी कि जो व्यक्ति जितना कमाना चाहता है कमाए, उसको कोई रोकना नहीं है, कोई टैक्स
का उसको बैन ही लगाना है, ठीक है, तो उसको कमाने दो, बस यही ये बात चाहती है। तो इसके बाद इसने कहा इट बिलीव्ड दैट प्रॉस्पेरिटी कुड कम ओनली थ्रू इंडिविजुअल फ्रीडम। इसने कहा कि जो व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाएगी नहीं तो तभी समृद्धि या अमीरियत आ सकती है, देश समृद्ध तभी हो सकता है। इट वॉज क्रिटिकल ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ स्टेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। और जो राज्य का व्यक्ति की जो विकास के लिए जितने वो पैसे कमा रहे हैं, अगर वो इस तरीके से राज्य उसमें हस्तक्षेप करेगा तो उस चीज़ के बिल्कुल विरुद्ध था, तो वो नहीं चाहता था। और ये इसके साथ ही द स्वतंत्रता पार्टी वॉज एंगेज्ड लैंड सीलिंग इन एग्रीकल्चर, तो लैंड सीलिंग नहीं होनी चाहिए, एंड अपोज्ड कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड स्टेट ट्रेडिंग। इसके विरोध इन्होंने कहा, स्टेट ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं होनी चाहिए, कोऑपरेटिंग नहीं, बस इंडिविजुअल जो करना चाहिए उसको अपनी ज़मीन है खुद की वो करें। तो इस तरीके से राज के आश्रय बिल्कुल नहीं हो, इसमें पॉलिटिकल इंटरवेंस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से वो सार्वजनिक क्षेत्र में जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस वो नहीं चाहते थे। इट वाज आल्सो अपोज्ड टू प्रोग्रेसिव टैक्स रिजिम and demanded dismantling of the license regime. It was critical of policy of non-alignment and maintaining friendly relations with the Soviet Union and advocated closer ties with the United States. The Sundarta Party gained strength in different parts of country by way of merger with the numerous regional parties and interests. It attracted the landlords and the princes who wanted to, ये यहाँ पे देखिए, तो it attracted landlords and princes who wanted to protect their land and status that was being threatened by the land reforms legislation. The industrialists and the business classes, ये सब इनके साथ मिल के आ गए, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा परिवर्तन हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं, तो ये कहते थे कि भी जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको ध्यान में रख के हम किसी को अपोज नहीं कर सकते, उसको दबा नहीं सकते, प्रेशराइज नहीं कर सकते। तो इस दल का मानना था कि निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में खुली छूट देनी चाहिए बिल्कुल। तो कृषि की जो ज़मीन है, सरकारी खेती, इसकी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे खाने की चीज़ें, पीने वस्तुएं या फिर जो व्यापार है उस पर सरकार का नियंत्रण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। व्यक्ति से जो आगे नहीं बढ़ पाएगा जीवन में और समृद्धि नहीं होगी। तो इस तरीके से जो जमींदार थे, राजे महाराजे थे, इनकी तरफ जो राजे महाराजे या उद्योगपति कह लीजिए, इंडस्ट्रियलिस्ट है, या जो व्यापारी वर्ग था वो इनके पास आया। और इस तरीके से इन्होंने जो नेशनलाइजेशन है या फिर लाइसेंस जो पॉलिसी है, ये बिल्कुल उसके खिलाफ थे। नेशनलाइजेशन नहीं होना चाहिए, किसी की लाइसेंस पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। और स्वतंत्रता पार्टी के इस तरीके से उन्होंने जो जमींदार थे या अमीर लोग थे, राजे महाराजे थे या इंडस्ट्रियलिस्ट थे, व्यापारी लोग थे, वो इसके पक्ष में आए। तो ऐसे इसमें स्वतंत्रता पार्टी के बारे में कहा है। आपने भी शायद इसका नाम नहीं सुना, और ये पार्टी अभी किसी न किसी पार्टी में इसका नाम है जो इमर्ज हो गई है, एमर्ज ऑफ अपोजिशन पार्टीज़, ये हमने कंसेप्ट कर लिया है। और इसके अलावा भट्टाचार्य एक भारतीय जनसंघ ये पार्टी है, ये आज बीजेपी है जो इसका बैकग्राउंड है, ये पार्टी बीजेपी का। तो एक बार भारतीय जनसंघ पार्टी के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसका पता लगाते हैं कि ये किस प्रकार से बैकग्राउंड है ये बीजेपी के लिए इसने तैयार किया है। तो भारतीय जनसंघ पार्टी, भारतीय जनसंघ, द भारतीय जनसंघ वाज फॉर्म्ड इन 1951, काफ़ी पुरानी है पार्टी, 1951 में ये शुरू हुई थी, विद श्याम प्रसाद मुखर्जी एज इट्स फाउंडर प्रेसिडेंट थे। श्याम प्रसाद मुखर्जी इसके कौन थे? प्रेसिडेंट थे। इट्स लाइनेज हैवर कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द राष्ट्रीय स्वयंसेवक
संघ, आरएसएस से इसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, आरएसएस से जुड़ा हुआ है। एंड द हिंदू महासभा बिफोर इंडिपेंडेंस, और हिंदू महासभा थी जो कमेटी थी उसमें से इसकी जड़ें हैं वो जुड़ी हुई हैं परंपरा के रूप में ये। तो इसके द जनसंघ was different from other parties in terms of ideology and programs। ये दूसरी पार्टियों से अपने कार्यक्रम, आइडियोलॉजी में, प्रोग्राम्स में बिल्कुल अलग थी। It emphasized the idea of the one country, one culture and one nation and believed that the country could become modern, progressive and strong on the basis of Indian culture and traditions। तो जनसंघ जो अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों के लिहाज से दूसरे जो दलों से बिल्कुल अलग थी। जनसंघ जो एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र के सिद्धांत में ये विश्वास करती थी, इसी पर ये जोर देती थी। तो द पार्टी और एक जैसी परंपराएं, संस्कृति चाहते। द पार्टी कॉल्ड फॉर ए रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन अखंड भारत। The party was in forefront of the allegation to replace English with Hindi as the official language of India and was also opposed to granting of concessions to religious and cultural minorities. The party was a constant advocate of India developing nuclear weapons, especially after China carried out its atomic test in 1964। तो जो जनसंघ अपनी विचारधारा के हिसाब से एक पूरे भारत को चाहती थी। जनसंघ चाहती थी कि भारत और पाकिस्तान जो इससे अलग हुआ था उसको दोबारा मिला के पूरे भारत को एक अखंड भारत बनाए, और अंग्रेजी जो भाषा थी, इंग्लिश जो लैंग्वेज थी, उसको हटा के जो हिंदी लैंग्वेज को हमारे राष्ट्रभाषा के रूप में चुना जाए। धर्म और संस्कृति है जो उसमें अल्पसंख्यक हैं उनको रियायत दें। तो नहीं ये चीज़ नहीं चाहते थे वो कि किसी कोई अल्पसंख्या में है या धार्मिक या सांस्कृतिक रूप से किसी को रियायत दी जाए क्योंकि वो हिंदू से अलग है, तो ऐसा ये नहीं चाहते थे। इनकी सोच कुछ और थी। तो इसने चाइना को 1964 में जो अपना एटॉमिक जो एक्सप्लोजन उन्होंने किए थे, एटॉमिक पावर की जो इन्वेंशन किया था, तो ये भी बार बार सरकार पे जोर बना रहा था कि भारत को भी एक एटॉमिक पावर वाला कंट्री होना चाहिए। तो ऐसा इनका मानना था। In the 1950s, Janasangha remained on the margins of the electoral politics and was able to secure only 3 Lok Sabha seats in 1952 elections and 4 seats in 1957 general elections to Lok Sabha. In the early years, its support came mainly from the urban areas in the Hindi-speaking states like Rajasthan। तो इसने क्या किया था, इस पार्टी ने 1952 में 4 सीटें जीती, फिर 1957 में 3 तो जीती इसने 1952 में और 4 सीट्स जीती 1957 में। ये बीजेपी ही है ये पार्टी। अब बच्चों ये बताइए कि अब जो करंट में जो गवर्नमेंट है इसने कितनी सीटें हासिल की है, जिसने 370 आर्टिकल जो हटाया, राम मंदिर का निर्माण किया, तो बहुत सारे ऐसे जो टेररिज्म पर लगाम कसी, ठीक है, और पूरे इंडिया को अपना डिमोनेटाइजेशन कर दिया, जिस पूरे भारत में सशक्त पावर एक जिसके मानचित्र पर एक उभारा है भारत को एक दूसरे देशों की नज़र में एक आदर भाव का जो तस्वीर एक भारत की बनी है फिलहाल रूप में, वो भारत आपने इसमें देखना है। तो इस पार्टी को अब बीजेपी पार्टी को इन इलेक्शंस में कितनी सीटें मिली हैं ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से देखता हूँ कितने बच्चे आप मेरी वीडियो देखते हैं और कौन कौन अपने नेम के साथ लिख के भेजना मुझे, ठीक है। In the early years, its support came mainly from the urban areas in the Hindi-speaking states like Rajasthan, मध्य प्रदेश, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। तो उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में अच्छी इसने पकड़ ली, राजस्थान में जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ थे, दिल्ली में तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधु, तो ये बड़े नेता थे जिन्होंने इसके लिए कार्य किया और हमारे देश के सम्मान के लिए आज ये पार्टी पूरे देश में अपने देश का नाम रोशन कर रही है,
ठीक है। तो इसके अलावा और कुछ आपका रहता है तो प्यारे बच्चों देख लेंगे। 19 ये क्या है यहाँ पे देख लीजिए, सिंहासन। ये मूवीज़ है कि कोई मूवीज़ आ रहे हैं जो राजनीति के खिंचाव पर है, इस मूवी को रिकमेंड किया गया है तो देख लीजिए आप। ये मूवी है सिंहासन मूवी, जो आपको टाइम लगे। पहले वर्क करेंगे और जो बच्चे वर्क करते हैं वही आगे बढ़ते हैं बेटा, और जो वर्क नहीं करते, मन नहीं करता पढ़ाने का, फिर क्या मन करे, ऐसे बोल लें हम। कैसे हवा से बातें करनी पड़ रही है, पूरा दिन बैठ के ऐसे सोचते हैं क्या पढ़ाएं, किस तरीके से पढ़ाएं। यूट्यूबर नहीं है, हमारी कोई प्रैक्टिस नहीं है बेटा, हम सिर्फ क्लास में एक्सपर्ट है। यहाँ पे अकेले बोल के सेंटिमेंट्स नहीं बनते, इमोशंस नहीं बनती, ये बात का ध्यान रखें। और बेटा कभी भी ये नहीं सोचें कि आपकी टीचर की जो मेहनत है, उस मेहनत को तभी आप कामयाब करोगे जब उसके लिए काम करोगे। कई बार बहुत सारी चलो वो चीज़ें मैं आपसे नहीं कहूँगा, बस एक ही बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि आप अपना होमवर्क भेजें। होमवर्क के बगैर काम नहीं चलता। और पेरेंट्स हैं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप वीडियोस देखते हैं, अपने बच्चों के पास बैठ के सुनते हैं टीचर्स की बात, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने बच्चे का होमवर्क चेक करें, फिर उसके बाद वो टीचर को PDF के माध्यम से भेजिए। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो बेटा हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो लेसन आपका हुआ फर्स्ट लेसन, उसमें क्वेश्चन आंसर हैं वो आप राइट करके मुझे भेजें। वो इंटरनल हैं, आप किसी अगर कोई गाइड वगैरह है, कोई ऐसी चीज़ आपको लगता है कि कोई आंसर की कहीं पे मिल जाएगी, ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। वो आंसर की केवल खुद आप इंटरनल क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चंस हैं वो, उसके आंसर्स आपको खुद देने पड़ेंगे, बुक से पढ़ के आप देख सकते हो। और जब तक उन क्वेश्चंस के आंसर आप नहीं लिखते, उससे मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। बेटा करना ही करना है, आपकी 12th क्लास की पढ़ाई है, अच्छे मार्क्स लें। कोई ऐसी दिक्कत आती है मुझे फ़ोन करें या व्हाट्सएप करें किसी भी तरीके से। तो बेटा खुद आप अपनी जिम्मेदारी लेके चलेंगे तभी काम होगा। आप सोचते हैं कि कोरोना है, कोरोना चला जाएगा, फिर उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, या आपके लिए छुट्टी का टाइम आपको लग रहा है, ऐसा नहीं है बेटे। और कोरोना कैसे जाएगा? आपको लगता है देश से कोरोना चला जाएगा? इतनी ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश में, अनपढ़ लोग भी हैं यहाँ पे, बेवकूफ़ भी रहते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि। और ये भी कह सकते हैं कि किसी कोई ना कोई वजह भी होती होगी, वो बाहर निकलते होंगे, एक दूसरे से इन्फेक्टेड होते हैं। बेटा अगर हम देखें तो बैकग्राउंड उठा के देखें, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो भारत में आई तो जरूर, लेकिन वो गई नहीं, यहीं पर वो रह गई हैं। तो हमें अब कोरोना के साथ शायद जीना पड़ेगा, लेकिन कोरोना के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे? कोरोना के साथ आपकी बुद्धि से, आपके सोच समझ से आप एडजस्ट कर सकते हो बेटा। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, आप किसी एक वजह को पकड़ के ना बैठें। आपके जीवन का सवाल है, पूरी ज़िंदगी आपकी पड़ी है। कोरोना चला जाएगा कोई बात नहीं, साइंटिस्ट है वो लगे हुए हैं, आपका भी ड्यूटी बनेगी कुछ तो इसमें। तो वो दिन रात एक मेहनत किए हुए हैं, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, पुलिस हैं, वो लगी हुई है। लेकिन फिर भी बेटा आपका भी कोई कर्तव्य बनता है। आप क्या कर रहे हैं? आप तो खाली पड़े हैं ना। आप इस तरीके से काम नहीं चलेगा। स्टूडेंट का काम स्टूडेंट को चाहिए, एक टीचर का काम टीचर को करना चाहिए, ठीक है। एक डॉक्टर को डॉक्टर का, एक पुलिस को पुलिस का काम करना चाहिए, और पेरेंट्स को एक पेरेंट्स का काम करना चाहिए। तो मेरी पेरेंट्स से, अभिभावकों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने बच्चे का होमवर्क चेक करें, और उसके बाद होमवर्क PDF फॉर्मेट में, जैसे भी आप है यूट्यूब से देखें PDF फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, और उस तरीके से आप प्लीज़ मेरे पास अपना होमवर्क चेक करने के लिए भेजें। नहीं तो ये मैं आपको फिर बाद में बोल रहा हूँ, बार बार मुझे कहने की आपसे बोलना है, चलो कोई बात नहीं। एज ए पनिशमेंट बेटा कम मार्क्स लगेंगे, और इसमें आप ये मत समझ लेना कि मैं अच्छे मार्क्स आपके लगाऊंगा, ठीक है। ये सारी मैनेजमेंट से बात हो चुकी है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो हम पनिशमेंट भी होगी उस चीज़ के लिए, कोई ऐसी। हाँ तो बेटा होमवर्क अपना करें और होमवर्क करके भेजें, क्योंकि जब आप एक टीचर का वर्क करके दिखाते हैं, टीचर को अपनी मेहनत करने पर खुशी होती है कि मेरी जो मेहनत है वो बेकार नहीं गई है, ठीक है बेटा। लेसन्स क्या, लेसन्स तो मैं सारे पढ़ के आपको करवा दूँ, बार बार करवा दूँ, और लेसन बना दूँगा, लेसन प्लान कर लूँगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप अपने कंसेप्ट रखिए, अपनी समझ रखिए। कोई क्वेश्चन आंसर कहीं पे आपको समझने में दिक्कत आती है, कोई भी किसी किस्म से बेटा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, आपको कि सर इस तरीके से, तो उसी तरीके से आपको वो वीडियो है वो मैं अपलोड करूँगा आपके लिए, ठीक है। और ये जस्ट टेम्प्रेरी है, तो थोड़े दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन उससे पहले हमें भी अपने जो हमारा फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है, एक पेरेंट्स के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में, पेरेंट्स जो हमारे जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बात है, और एक स्टूडेंट के रूप में,
तो सभी एक टीचर को टीचर के रूम में अच्छे से अपना काम कर लेना चाहिए। और बेटा बहुत अच्छे तरीके से एकांत में बैठ के, आपको कोई छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको बार बार समझाने पड़ेंगे, ये बातें कहनी पड़ेंगी, नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप बैठिए, आप समस्या को पकड़िए और फिर बताइए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।